हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ संजीव एंड यू आर वाचिंग एडमी चैनल। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और जो भी लेक्चर्स ये इसमें हो रहे हैं उसको पढ़ें, साथ में आप बुक्स को भी पढ़ें क्योंकि ये लेक्चर्स सफिशिएंट और कंप्लीट नहीं है। सो आई विल रिक्वेस्ट यू टू स्टडी इन डिटेल्स विद द बुक। मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू देता हूँ जिसके आधार पर आप तैयारी कर सकते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आने वाले राइट टू फ्रीडम। और राइट टू फ्रीडम में आर्टिकल 19 हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो अभी हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है आर्टिकल नंबर 20 और आर्टिकल नंबर 21। तो इसके अलावा आर्टिकल 19 हम लोग पिछले लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर जो आर्टिकल 20 है, ये 20 है क्या, ये क्या कहता है, इसके संबंध में हमको समझने की कोशिश करना है। तो ये कहता है कि ये ग्रांट करता है प्रोटेक्शन। किसको प्रोटेक्शन ग्रांट करता है? तो सिटीजन एंड एलियन, यानी कोई भी जो लोग भारत के अंदर रहता है उसको। तो ये राइट प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एंड एक्सेसिव पनिश्ड टू एन एक्यूज पर्सन, यानी एक आरोपी को जो पनिशमेंट दिया जा रहा है वो कहीं उसके अपराध की तुलना में ज़्यादा तो नहीं दिया जा रहा है, या उचित, ऐसा तो नहीं है कि उचित नहीं दिया जा रहा है। तो इसके लिए 3 प्रोविज़न किए गए। पहला प्रोविज़न किया गया नो एक्स पास्ट फैक्टो लॉ। अब ये नो एक्स पास्ट फैक्टो लॉ क्या है? तो ये इसमें कहा गया 2 बात। एक कि कोई भी व्यक्ति को उस चीज़ के लिए पनिश नहीं किया जा सकता है जो क्राइम उसने किया है उस समय तक उसके संबंध में कोई कानून नहीं बना हो। मान लो कि एक व्यक्ति को साइबर लॉ के अगेंस्ट में पनिश किया जा सकता है तब जबकि साइबर लॉ बना ही नहीं था, और अगर साइबर लॉ बना नहीं था तो उसके विरुद्ध उसको पनिश नहीं किया जा सकता। मान लो कि किसी व्यक्ति ने कोई ऑफेंस किया और उस ऑफेंस के विरुद्ध कोई कानून तब तक एग्जिस्टेंस में नहीं था, तो उस व्यक्ति को उस कानून के लिए पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता है। तो एक बात ये हो गई। दूसरा बात ये हो गई कि अगर कोई पनिशमेंट किया और उसके लिए कोई पेनाल्टी तय नहीं है, और तय है भी तो उसकी राशि कुछ है, और बाद में किसी डेट को अगर उसी पनिशमेंट के लिए बाद में उसको डिसीजन आ रहा है या उसके बाद में लॉ बना या पेनाल्टी एक्सीड कर गई और उसके लिए अगर उसको पेनाल्टी लगाया जा रहा है तो वो एक्सेस ऑफ पेनाल्टी देने के लिए बाध्य नहीं है। मान लो कि जनवरी में किसी ने कोई क्राइम किया और उस क्राइम का फ़ाइन था 500 रुपया, और फरवरी में उसका फ़ाइन, उसकी पेनाल्टी जो है बढ़कर हो गई 1000 रुपये। तो उस व्यक्ति को जनवरी में किए गए ऑफेंस के लिए सिर्फ 500 रुपये का पेनाल्टी पे करना पड़ेगा, उसको 1000 रुपये की पेनाल्टी पे करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये 2 बातें की गई एक्स पास फैक्टो लॉ के अंतर्गत। इसके अलावा दूसरे में क्या कहा गया कि किसी एक क्राइम के लिए एक व्यक्ति को एक से अधिक बार पनिश नहीं किया जा सकता है। मान लो कि कोई व्यक्ति किसी क्राइम को किया और उसके लिए सज़ा का प्रावधान है 6 महीने का कैद, और 6 महीने का कैद वो ऑलरेडी भुगत चुका है। अगर वही क्राइम, उसी क्राइम के अगेंस्ट उसको फिर 6 महीने का सज़ा दिया जाए तो इट इज़ नॉट एप्लीकेबल, ये एप्लीकेबल नहीं है, और इससे उसके का प्रोटेक्शन ये राइट आर्टिकल नंबर 20 करता है। इसके अलावा तीसरा है कि किसी व्यक्ति को उसी के द्वारा किए गए अपराध के लिए ज़बरदस्ती विटनेस बनने के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता है। जैसे हम लोग फिल्मों इत्यादि में देखते हैं कि किस प्रकार से किसी को ज़बरदस्ती पुलिस फोर्स के द्वारा टॉर्चर के माध्यम से, इंटेरोगेशन के माध्यम से ये फोर्स किया जाता है कि एक्सेप्ट करो और तुम अपने विरुद्ध खुद विटनेस बनो। तो इस तरह के प्रोविज़न से वो प्रोटेक्ट करने का काम आर्टिकल नंबर 20 करता है। इसके बाद एक आर्टिकल हम लोग इस सेशन में और पढ़ेंगे, वो आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 21। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। और आर्टिकल नंबर 21 ये जो है वो इंश्योर किया जाता है बोथ सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स को, दोनों को। और इसमें जो चीज़ें की गई है वो मूल रूप से सिंपल भाषा में समझने के लिए है, इट इज़ राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, यानी जीवन जीने का अधिकार है। लेकिन उसके साथ एक और चीज़ लगा देता है, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, यानी एक अपवाद है कि जो विधि द्वारा जो प्रोसीजर है, प्रावधान है, उसके अंतर्गत ही जीने का अधिकार है। फॉर एग्जांपल, राइट टू लाइफ सबको है, फंडामेंटल राइट है, कोई मनुष्य जीवन में आया है तो जिएगा ही, उसको जीने का अधिकार है, नैसर्गिक अधिकार है उसका। पर एट द सेम टाइम किसी व्यक्ति को फांसी दिया जाता है,
यानी डेथ पेनल्टी से अवॉइड किया जाता है। अभी हम लोगों ने देखा कि निर्भया केस में कई सारे लोगों को फांसी लगी, तो फांसी लगी तो उसको कैपिटल पनिशमेंट दिया गया, उनके राइट टू लाइफ यानी आर्टिकल 21 को सस्पेंड कर दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इन कैपिटल पनिशमेंट किस केस में होगा? रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में, सिर्फ वैसी केस में इस आर्टिकल को सस्पेंड किया जा सकता है, नहीं तो नहीं। इसके अलावा एक और बात क्या किया गया, इस आर्टिकल को, आर्टिकल नंबर 21 कैन नॉट इवन सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। जैसे इमरजेंसी के दौरान हम लोग देखते हैं कि कई प्रकार के राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाता है जब नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हुआ होता है, लेकिन आर्टिकल 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड। इसके संबंधित में कुछ केस है, जैसे पहला केस है गोपालन केस 1950, कुछ केसेस को याद रखना है, परीक्षाओं में पूछता है। और आर्टिकल जो 21 है, इसके संदर्भ में जो गोपालन केस है वो ये कहता है कि ये सिर्फ आर्बिट्रेरी एक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट लागू होगा, ठीक है। और लेजिस्लेचर को इसने फ्री छोड़ दिया गया कि नहीं, लेजिस्लेचर कुछ भी लेजिस्लेट कर सकता है, एग्जीक्यूटिव जो है इंडिविजुअल के लाइफ और लिबर्टी को, पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करेगा, और ये इंश्योर किया गया। लेकिन उसी केस में एक और नया केस सामने आया 78 में, मेनका गांधी केस। मेनका गांधी केस उस समय आया जिस समय तुरंत इमरजेंसी का पीरियड ख़त्म हुआ था और नई सरकार बनी थी, जनता सरकार। और उस समय मेनका गांधी केस में इस जजमेंट को उलट दिया गया, यानी गोपालन केस के कॉन्ट्राडिक्टरी एक जजमेंट आया जिसमें कहा गया कि हम लोग एक ब्रॉडर सेंस को अपनाते हैं, और नॉट ओनली एग्जीक्यूटिव बट लेजिस्लेचर को भी ये कहा जाता है कि लेजिस्लेचर भी जो है वो अब पर्सनल लिबर्टी और लाइफ को खतरे में डालने का कोई भी विधि नहीं बना सकती है। तो इस तरह के प्रोविज़न को इस समय किया गया। अब ये बात हुई कि भाई मेनका गांधी केस में किन किन विषयों को निकल कर सामने आया, सुप्रीम कोर्ट ने जो भी बातें कही, उनसे जो बातें निकल कर आई उनके अंतर्गत कौन कौन सी बातें थी। तो बहुत बड़ा लिस्ट है, तो बहुत बड़े लिस्ट को आप बुक्स के थ्रू जाएंगे तो 30-35 अलग अलग प्रोविज़न दिए गए हैं जिसको इसके अंतर्गत आर्टिकल नंबर 21 के अंतर्गत रखा गया है, जिसमें स्पीडी ट्रायल, हैंडकफिंग और इससे रिलेटेड राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू शेल्टर, राइट टू हेल्थ, इस प्रकार से बहुत सारे सेक्शंस है। उसको आप लोग को 1-2 बार पढ़ना चाहिए। हालांकि इन सारे डिटेल्स से ना प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछते हैं, ना ही मेंस में लिखने की ज़रूरत होती है, फिर भी हम लोग को 1-2 बार समझने की दृष्टि से तो पढ़ना ही चाहिए। इसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है वो आर्टिकल 21A है, जिसके अंतर्गत राइट टू एजुकेशन जोड़ा गया। ये कब जोड़ा गया? तो इट इज़ इन 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 86वें संशोधन के द्वारा वर्ष 2002 में जोड़ा गया। अटल जी की सरकार थी और उस समय एक कंसेप्ट चला एजुकेशन फॉर ऑल, और एजुकेशन फॉर ऑल को इंश्योर करने के लिए राइट टू एजुकेशन का कंसेप्ट जोड़ा गया। अब 86th अमेंडमेंट में एक राइट टू एजुकेशन जोड़ा गया और उसमें कहा गया क्या कि सभी को स्कूल जाना है। किसको? 6 से लेकर 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को स्कूल जाना है, और उसके लिए व्यवस्था की गई फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। तो इस तरह का प्रावधान किया गया। अब उस समय हम लोग को ध्यान होगा, जो लोग भी पुराना या दूरदर्शन का अगर दूरदर्शन का अगर पुराना एपिसोड को हम लोग यूट्यूब वगैरह के माध्यम से देखें तो एक प्रोग्राम चलता था, स्कूल चले हम, ऐसा एक पोएम आता था जिसके माध्यम से यह दर्शाने की कोशिश की जाती थी कि अब भारत को हमको 100% लिटरेसी की दिशा में ले जाना है, जो कि अब तक इंश्योर नहीं हो सका है। इसके साथ ही 84वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में एक फंडामेंटल ड्यूटी भी जोड़ा गया कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द गार्जियंस, जो पेरेंट्स हैं उनकी ड्यूटी होगी कि अपने बच्चों को, जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं, उनको स्कूल जाने के लिए इंश्योर किया जाए। तो इस तरह के प्रोविज़न किए गए। हालांकि अब ये बातें हैं कि क्या 2002 के 86वें संशोधन के पहले इस तरह का प्रावधान नहीं था? तो था, बट इट वाज नॉट इन फंडामेंटल राइट, इट वाज अंडर DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल टू स्टेट पॉलिसी। इसमें DPSP में था और इसका प्रावधान फंडामेंटल राइट में नहीं था, यानी डायरेक्शन दिया जाता था स्टेट को कि स्टेट को ऐसा करना चाहिए और स्टेट इसको करे या जो भी करे। और आर्टिकल 51A में इस चीज़ को, प्रोविज़न को जोड़ा गया, जो अभी फंडामेंटल ड्यूटी हम लोगों ने डिस्कस किया। अब क्या हुआ कि जब फंडामेंटल राइट ये बन गया तो इट इज़ इन्फोर्सेबल। अब ये इन्फोर्सेबल हो गया बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में था उसमें सिर्फ ये कहा जाता था, स्टेट को एक डायरेक्शन दिया जाता था कि आपको इस प्रकार का काम करना चाहिए। तो ये सारे प्रोविज़न किए गए।
और अब ये जो राइट टू एजुकेशन एक्ट बना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, इसी के अंतर्गत एक इम्पॉर्टेंट एक्ट बना, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2019 बाय मनमोहन सिंह गवर्नमेंट्स। तो ये राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के आधार पर हमारा जो एजुकेशन का लेवल है वो बढ़ेगा। एजुकेशन का लेवल बढ़ेगा तो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट होगा, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट होगा तो जो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बढ़ेगा, इकोनॉमी स्टिमुलेट करेगी, सोसाइटी बेटर होगा। तो ये सारी चीज़ें इस पर ही डिपेंड करती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको थोड़ा ठीक से समझने की आवश्यकता है। और प्रश्न सीधा सीधा इससे पूछता है, इससे रिलेटेड केसेस से पूछता है, सेक्शन से पूछता है, यानी ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव सब हर प्रकार के क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो इसको थोड़ा सा और डिटेल्स में पढ़ने के लिए वी नीड टू गो थ्रू दी बुक्स। आप बुक्स के थ्रू निश्चित रूप से जाएँ और भी लेक्चर्स को अटेंड करें। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे डायरेक्टली थ्रू कमेंट्स आप पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि उसको एड्रेस करूँगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। आपके कमेंट्स बहुत ही वैल्यूएबल है मेरे लिए। सो थैंक यू वेरी मच।